नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग रचना शारीर प्रथम प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर 1 स्टार्ट करते हैं और इसके माध्यम से हम लोग रचना शारीर को आसान से आसान भाषा में उसको समझेंगे और जो सब्जेक्ट कठिन लगता है ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा अगर इसके मॉडल पेपर को हम लोग थोड़े से समझ लें। तो आइए देखते हैं कि मॉडल पेपर किस तरह से है। जैसा कि जानते हैं आप लोग का जो प्रश्न का पैटर्न होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की संख्या होगी 20, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या होगी 8 और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या होगी 4 होगी। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। एक पेपर के बात करेंगे जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पेपर आएगा, संभावना बनी रहेगी कि इसी तरह के प्रश्न आने की हो सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो पहला प्रश्न होगा अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वो समय होगा आपका 3 घंटे का टोटल और 100 मार्क्स के पेपर होंगे। तो आइए देखते हैं। MCQ 20 हैं, वन बाय वन देखेंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 20 होंगे तो 20 × 1 = 20 नंबर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है तो यहाँ पर देना है द्वौ बाहु द्वे सक्थनी डैश डैश डैश। ये श्लोक है, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अंतरादि इति षडंगम, अर्थात ये षडंग शरीर का परिभाषा है। तो आपको समझना है कि षडंग शरीर परिभाषा, ये जो परिभाषा दो बाहु दो सक्तनी अंतरादि इति षडंगम किसने बोला है और इसमें क्या जाएगा भरा जाएगा। तो इसमें देखा जाएगा दो बाहु दो सक्तनी, पहला ऑप्शन है सिर, दूसरा ऑप्शन है ग्रीवा, तीसरा ऑप्शन है शिरोग्रीवा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन शिरोग्रीवा, अर्थात सिर और ग्रीवा दोनों रहेगा। दो बाहु दो सक्तनी शिरोग्रीवा अंतरादि इति षडंगम। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सेवनी एवं जाल की संख्या होती है क्रमशः, तो मतलब पहले सेवनी की संख्या होगी फिर जाल की संख्या। तो हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन है 16-7, दूसरा ऑप्शन 14-7, तीसरा ऑप्शन है 16-5, चौथा ऑप्शन है 16-7। तो यहाँ देखेंगे सेवनी की संख्या कितनी होती है, सेवनी की संख्या 7 होती है और जाल की संख्या कितनी होती है 16 होती है। तो हम लोग बोला था जाल में कंडे 16-16, अर्थात जाल और कंडा की संख्या 16-16 थी, सेवनी 7 होती है। तो हम लोग को देखना सेवनी और जाल, सेवनी जो है 7 होती है, जाल 16 होती है। देख लीजिए आपका ऑप्शन 16-7 ये है नहीं, 14-7 ये भी नहीं है, 16-5 ये भी नहीं है, 16-7 ये है। तो 7-16 ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, 7 और 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सेवनी और जाल की संख्या 7 और 16 होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड प्रश्न देखते हैं। सिर में सेवनी की संख्या होती है। हम लोग को पता है कुल सेवनी की संख्या कितनी होती है 7 होती है, लेकिन यहाँ पर सिर में कितनी होती है तो ये ध्यान देना है। तो 7 तो कुल संख्या हो गई, लेकिन सिर में संख्या कितनी होती है 5 होती है। ठीक है, और एक जो होती है जिह्वा में होती है और एक जो होती है मुस्क प्रदेश तथा लिंग प्रदेश में होती है। तो इस तरह से हम लोग का ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे शस्त्र आघात से बचाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शस्त्र आघात से किसे बचाना चाहिए। परिभाषा शारीर के अंतर्गत का प्रश्न है ये। तो देखेंगे कंडरा है, सेवनी है, जाल है, कुर्च है। तो आपको बताना है कि किसको शस्त्र आघात से बचाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका सेवनी। सेवनी जो ऐसी रचना होती है जिसको शस्त्र आघात से बचाने को आचार्य सुश्रुत ने बोला है। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। गर्भ प्रकरण में किस आचार्य ने जीव शब्द का प्रयोग किया। जब हम लोग गर्भ की परिभाषा देखते हैं तो उसमें किस आचार्य ने जीव शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर देखेंगे सुश्रुत पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन चरक है, तीसरा ऑप्शन अष्टांग संग्रह, चौथा ऑप्शन अष्टांग हृदय। तो हम लोग देखते हैं कि चरक की बात करते हैं। सुख सोड़े जीव संयोगे तू खलु कुच्छी गते गर्भ संज्ञा भवती। तो जीव शब्द चरक में आता है, अतः आंसर क्या हो जाएगा चरक। शुक्र सोड़ी जीव संयोगे तू खलु कुच्छी गते गर्भ संज्ञा भवती। आइए अब देखते हैं कि छठा प्रश्न क्या है। पंचपिंड की उत्पत्ति गर्भ के किस माह में होती है। जब हम लोग बात करते हैं गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि की तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों। तो कोई ना कोई MCQ से पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 9 जो माह का जो ड्यूरेशन में जो जो घटनाएं हो रही है उसको याद रखना जरूरी है। देखिए पंचपिंड की उत्पत्ति किस माह में होती है तो हम देखेंगे 2nd माह, 3rd माह, 4th माह, 5th माह। तो ये आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पंचपिंड का किस माह में उत्पत्ति होती है। अर्थात 2 हाथ 2 सिर और 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर की उत्पत्ति किस माह में होती है। ये आप हम लोग कमेंट बॉक्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको रिप्लाई दे दीजिएगा आप लोग। और देखेंगे 7वां, रक्त के फेन से उत्पन्न होता अवयव है। तो रक्त के फेन से, ध्यान रखिएगा फेन। तो हम लोगों ने जब अंग प्रत्यंग उत्पत्ति बताई थी
तो रक्त से यकृत प्लीहा बताई थी, रक्त के मल से उंडुक बताया था, रक्त के फेन से फुफ्फुस की बात की थी। तो फ से फेन, फ से फुफ्फुस याद रहेगा आपको। फ से फेन, फा से फुफ्फुस, या फेन में बबल्स होते हैं, फुफ्फुस में भी चैम्बर छोटे छोटे होते हैं बबल्स टाइप का, दैट इज कॉल्ड रक्त के फेन से फुफ्फुस। रक्त के मल होता तो उंडुक, और यहाँ रक्त से यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति होती है। आइए देखते हैं 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अस्थियों की संख्या मानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और सुश्रुत ने अस्थियों की संख्या क्या मानी है, जैसा कि जानते हैं तो 360 क्या है, चरक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, चरक है। 300 किसकी है, सुश्रुत की है, तो ये हम लोग का आंसर सही होगा जवाब। और 206 क्या है, मॉडर्न के हिसाब से देखते हैं, मॉडर्न देखते हैं। और 242 जो होते हैं यूनानी के हिसाब से, यूनानी में अस्थियों की संख्या 242, 244, 246 मानी गई है। फिर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है, सुश्रुत ने संधियों की संख्या मानी है। तो सुश्रुत ने संधियों की संख्या मानी है, सिंपली क्या है, संधियों की संख्या होती है। तो 300, 360, 200, 220। 300 क्या है, अस्थियों की संख्या सुश्रुत ने मानी है। 360 क्या है, अस्थियों की संख्या चरक ने मानी है। 210 ये सही जवाब है, 210 संधियों की संख्या सुश्रुत ने 210 मानी है। अगर संधियों के प्रकार पूछे तो संधियों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थिर और एक चल। जो चल संधि होती है, जो चेष्टावान हो संधि होती है, वो 8 प्रकार की होती है। फर्दर सब डिवाइड हुआ है, हम लोगों ने इससे डिटेल बात किया है। नेक्स्ट देखेंगे 10वां प्रश्न, तुन्य सेवनी संधि पाई जाती है। तो तुन्य सेवनी संधि पाई जाती है, ये आपको आंसर देना है। हम लोगों ने संधियों का पढ़ते समय, उसके एग्जाम्पल पढ़ते समय उसके कोड की बात किया। आप नहीं होगा तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्न का जवाब हमें मिलेगा कि गुल्फ है, ग्रीवा है, सिर है, हृदय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 11वां, शाखाओं में स्नायु की संख्या होती है। तो हम लोग को पता है कि स्नायु की कुल संख्या कितनी होती है। स्नायु संख्या देखेंगे, पहला ऑप्शन है 900, तो ये कुल स्नायु की संख्या होती है। और देखेंगे दूसरा ऑप्शन है 600, तीसरा ऑप्शन है 230, चौथा ऑप्शन है 70। तो देखेंगे यहाँ पर कुल स्नायु संख्या 900 होती है। 600 क्या है, ये शाखाओं में होती है। तो शाखाओं में प्रत्येक शाखा में 150 होती है और 4 शाखाएँ होती है। इस तरह से 600 कुल संख्या होती है स्नायुओं की शाखाओं में। लेकिन 230 बची 300, 600 में से 900 में से 600 निकालेंगे, बची 300, 300 में से 230 क्या होती है, ऊर्जत्रुगत, ये आपके मध्य शरीर में है। और 70 क्या है, 70 ऊर्ध्वजत्रुगत में है, अर्थात ग्रीवा और सिर प्रदेश में स्नायु की संख्या कितनी होती है, 70 होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्त्रियों में पेशियों की संख्या होती है। तो स्त्रियों में पेशियों की संख्या होती है, इसका मतलब कि पुरुषों में पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 500। सुश्रुत ने पेशियों की संख्या 500 बताई है, लेकिन वो बात पुरुषों में कही। जब स्त्रियों की बात की तो उन्होंने क्या कहा, 20 अधिक पेशियाँ बताई है। स्त्रीराम तो विंशतिरधिका, इस पर 60 नोट भी आता है। तो आपको बताना होता है कौन कौन संख्या ज़्यादा होती है। 400 किसने माना, 400 चरक ने माना है। 400 पेशियों की संख्या स्त्री और पुरुष दोनों में चरक ने माना है, जबकि सुश्रुत ने पुरुषों में 500 और स्त्रियों में 520। तो आपका आंसर क्या होगा, 520। और 360 तो अस्थियों की संख्या होती है, अकॉर्डिंग टू चरक होती है। 13वां प्रश्न देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अर्थात फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो फिमरी, कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। फिमरी है, इस्थमस है, एम्पुला है, यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में नहीं होता है, और इस्थमस में भी नहीं होता है, एम्पुला में भी नहीं होता है, फिमरी में नहीं होता है, एम्पुला में हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग का 14वां प्रश्न, मारुला फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग। तो मारुला फॉर्मेशन कब होता है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि मारुला हो चाहे ब्लस्टुला हो, ये जब भी होता है फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है, तो देखते हैं कि पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है क्लीवेज, तीसरा ऑप्शन है आपका इम्प्लांटेशन, चौथा ऑप्शन है नम। तो फर्टिलाइजेशन तो है नहीं, क्योंकि उसके बाद की प्रक्रिया है। दूसरा उसके बाद क्या है, क्लीवेज है। तो और इम्प्लांटेशन भी नहीं है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्लीवेज है, अर्थात मारुला जो कंडीशंस है फॉर्मेशन होता है वो क्लीवेज में बनता है। क्लीवेज के दौरान मारुला का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। तो कुलीज फ्रैक्चर रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुलीज फ्रैक्चर पूछे चाहे स्मिथ फ्रैक्चर पूछे, स्मिथ फ्रैक्चर, कुलीज फ्रैक्चर पूछे चाहे स्मिथ फ्रैक्चर पूछे, दोनों ही एक बोन से अटैच है, तो रिलेटेड होता है। दैट इज कॉल्ड, देखिए पहला ऑप्शन है क्लेविकल, दूसरा है रेडियस, तीसरा है स्कैपुला, चौथा है ह्यूमरस। तो क्लेविकल में होता नहीं रेडियस, तो यहाँ देखेंगे जो हम लोग का आंसर होगा वो होगा रेडियस बोन। रेडियस बोन में कुलीज और स्मिथ फ्रैक्चर होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा कि रेडियस का जो अप्लाइड पार्ट देखेंगे तो वहाँ पर कुलीज और स्मिथ फ्रैक्चर पाया जाता है आपके
रेडियस बोन में। फिर देखेंगे हम लोग 16वां प्रश्न आपके सामने है। 16वां प्रश्न देख रहे होंगे कि इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस इज कवर्ड बाई। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस को हम लोग बाइसेप्टल ग्रूव भी बोलते हैं। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस को हम लोग बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं। वो उस पर किस मसल्स की लेयरिंग होती है? कवर्ड बाई। इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर होता है कि इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस किस लेयर के थ्रू कवर्ड होता है। ठीक है, इस पर कौन सी लेयर होती है? तो हम लोग कहते हैं लेडी बिटवीन टू मेजर। लेडी बिटवीन टू मेजर, तो लेडी के दोनों साइड में कि दो मेजर है, तो लेडी मतलब लेटिस्मस डासाई, आंसर होगा थर्ड। लेटिस्मस डासाई की लेयर होती है उसके चारों ऊपर, मतलब ये बीच में होती है। साइड बाय साइड जो होती है टू मेजर होते हैं, एक तो पेक्टोरलिस मेजर, एक टेरिस मेजर। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स ज्वाइंट ऑफ द बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स ज्वाइंट ऑफ द बॉडी। आप इस तरह के प्रश्न को देखोगे तो आपको देखेगा कि हिप ज्वाइंट आपको पहला ऑप्शन मिलेगा। आपको लगेगा कि हिप ज्वाइंट सबसे बड़ा ज्वाइंट होता है, बट उसका जो सॉकेट होता है स्टेबुलम छोटा होता है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है दो बोन का, वो डिटरमाइन करता है कि एग्जैक्ट वो ज्वाइंट कितना बड़ा है। तो ये देखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन है हिप ज्वाइंट, जो कि पहला ऑप्शन है। उसके पहले ऑप्शन पे रुक के थोड़ा सा सोचिएगा, तुरंत आंसर मत मारिएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत है। एल्बो ज्वाइंट, ये भी गलत है। नी ज्वाइंट, तो नी ज्वाइंट आपका इसका बेस्ट आंसर होगा। TMJ अर्थात टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट ये नहीं है। तो नी ज्वाइंट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स ज्वाइंट ऑफ द बॉडी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ब्रेन स्टेम इज, तो ब्रेन स्टेम ब्रेन के पार्ट में होता है, अर्थात मिड ब्रेन, पॉन्स, मिडल ऑफ लंगेटा एंड ऑल। तो यहाँ पर देखेंगे आपका आंसर क्या होगा। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रेन स्टेम इज मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मिडल ऑफ लंगेटा है या ऑल है। तो इसको आप लोग को बताना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से कमेंट करिएगा। फिर देखेंगे कि चेक करेंगे कि आपका सही है कि नहीं। फिर देखेंगे यहाँ पर 19 प्रश्न है कि टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर। तो देखेंगे टेक्निकल प्रश्न है, आपको फंसाने के लिए है। तो कुल क्रेनियल नर्व्स की संख्या होती है, तो 12 पेयर है, ये भी सही है। 24 है, 12 पेयर मतलब हो जाएगा 24, ये दोनों। इसका मतलब कि यहाँ पर ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर होना चाहिए बोथ। यहाँ ठीक है, यहाँ पर हो इस तरह से हो जाएगा। जब इस तरह के दो ऑप्शन सही हो जाएंगे तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और 31 पेयर क्या होता है? स्पाइनल नर्व की संख्या होती है। तो 12 पेयर या 24, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सिरेटस एंटीरियर की ओरिजिन होती है। सिरेटस एंटीरियर जो मसल्स होती है वो चेस्ट की मसल्स होती है, उसकी ओरिजिन कहाँ पर होती है? अपर एट्रिप्स है, लोअर एट्रिप्स है, स्टर्नम है, क्लेविकल है। तो इसका आंसर होगा अपर एट्रिप्स में सिरेटस एंटीरियर की ओरिजिन होती है। फिर आपके सामने प्रश्न होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न की संख्या होगी 8, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा और उसकी कुल नंबरिंग होगी 40 नंबर की। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कुछ प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को समझना जरूरी है कि पूछ क्या रहा है। पहला प्रश्न है शरीर शास्त्र विभाग। हम एग्ज़ाम में जब भी प्रश्न इस तरह के देते हैं तो बच्चे हमेशा गलत रहते। शरीर शास्त्र विभाग लोग क्या लिखने लगते हैं? शरीर शारीर शरीरी, शरीर शारीरी शरीरी लिख के ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब वो सही नहीं होता, बड़े मुश्किल से हमें 1 नंबर देना पड़ता है। जबकि शरीर शास्त्र विभाग क्या कह रहा है? शरीर का जो शास्त्र है विभाग अर्थात शरीर का वर्ण कहाँ है? शारीर स्थान में है। तो यहाँ पर क्या बताना है? शारीर स्थान के 10 चैप्टर, शारीर स्थान के सुश्रुत के 10 चैप्टर, सुश्रुत के 10 चैप्टर और चरक के 8 चैप्टर बताने हैं। सुश्रुत के 10 चैप्टर और चरक के 8 चैप्टर के नाम लिखने हैं कि उस चैप्टर का नाम क्या है। तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शरीर शास्त्र विभाग, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप गलत लिख के आते हो, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। दूसरा प्रश्न है जो कि वेल कॉमन है, कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र। देखेंगे आप जो है शुक्र के बारे में लिखते हैं, लेकिन आप सीधे लिखते हैं कि स्फटिकाभम द्रवमिश्रदम मधुरम मधुगंधी च। तो शुक्र एक्चुअली एज ए बीज है, शुक्र एज ए धातु है। और शुक्र का जो कॉन्सेप्ट है मैंने चैनल पे अच्छे से बताया है, आप एक बार इसको समझ लीजिएगा। शुक्र कॉन्सेप्ट अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि शुद्ध शुक्र की बात कर रहा है, शुद्ध शुक्र की बात डायरेक्ट नहीं कर रहा। अगर देता तो शायद शुद्ध शुक्र देता, बट यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र है तो कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र थोड़ा सा अलग है। मतलब शुद्ध शुक्र में थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। शुद्ध
शुक्र में आपको शुद्ध शुक्र एज ए बीज दिखाते हैं, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मदिगंधी च, जबकि कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र में शुक्र एज ए धातु को भी बताना पड़ता है कि धातु क्या है और क्या है, इस तरह से हम लोग को बताना है और हम बताए हैं इस चैनल में, आप वीडियो में देख लीजिएगा। थर्ड प्रश्न है केस नख दंत। तो केस नख दंत आपका इन शार्ट है, उसका अप्लाइड पार्ट बताइए, केस नख दंत के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो देखेंगे फोर्थ ऑप्शन है क्लीवेज। तो अभी देखेंगे क्लीवेज क्या होता है। क्लीवेज जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो डिविजन्स होता है जाइगोट का जो होता है डिवीजन होता है, और उसके थ्रू जो अनेक स्टेजेज बनते हैं, स्टेज ऑफ कंपैक्शन, मोरुला स्टेज और ब्लास्टुला स्टेज। उसका जो लास्ट स्टेज होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है, जिसमें ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से क्लीवेज के बारे में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे क्लेविकल। जो प्रश्न पूछा जाए वही लिखना है। तो क्लेविकल प्रश्न देते ही यहाँ पर मसल अटैचमेंट एंड क्लेप्लाइड एस्पेक्ट पूछा गया है। बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ लिख देंगे, मसल अटैचमेंट नहीं दिखाएंगे, अप्लाइड नहीं दिखाएंगे। आपको सिर्फ उसके मसल अटैचमेंट की कितनी मसल्स की ओरिजिन हो रही है, कितनी की इंसर्शन है, तो 4 या 5 मसल्स है, आपको याद रखने कहाँ ओरिजिन हो रही है, कहाँ इंसर्शन हो रही है, आप उस मसल्स को नाम याद रखिए। और क्लेविकल से रिलेटेड जो 2 अप्लाइड एस्पेक्ट होते हैं कि उसका फ्रैक्चर मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, और उसका जो कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ क्लेविकल को क्या कहते हैं, ये 2 नाम उसमें देने हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे जो है 6 नंबर का बाइसेप्स ब्रैकियाई। तो यहाँ पर देखेंगे मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन। तो यहाँ हम लोगों ने प्रश्न में ओरिजिन इंसर्शन नहीं दिया, लेकिन आपसे जब पूछा जाए एग्जाम में तो यहाँ पर देखेंगे बाइसेप्स ब्रैकियाई और डेल्टॉइड की ओरिजिन इंसर्शन पूछा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ओरिजिन इंसर्शन के साथ साथ एक्शन के साथ साथ नर्व सप्लाई भी ध्यान रखना है। जो भी मसल्स पढ़े हैं एक्शन और नर्व सप्लाई ध्यान रखेंगे बच्चों, तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो पूछेगा, वो प्रश्न में पूछेगा ओरिजिन इंसर्शन एक्शन एंड नर्व सप्लाई। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे होंगे लिम्फेटिक सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा टॉपिक है सिलेबस में आपके लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम पहले इसमें बताना क्या है, आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हो लिम्फेटिक सिस्टम में, तो आपको बताना है कि लिम्फ किसे कहते हैं। तो आपको 1 या 2 लाइन में लिम्फ को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लिम्फ का ड्रेनेज हो रहा है ना, लिम्फ का ड्रेनेज हो रहा है, किस तरह से लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, एक चार्ट का डायग्राम बनाना है, उसका लिम्फ को डिफाइन करना है। और लिम्फ का जो लिम्फेटिक चैनल होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फेटिक चैनल में जो 1-2 नाम बता देने हैं, और अर्थात लिम्फेटिक वेसल्स, अर्थात राइट थोरेसिक डक्ट बताने हैं, इस तरह के चीज़ें नाम लेनी है, आप चैनल में देख लीजिएगा। साथ ही साथ लिम्फ नोड के बारे में थोड़ी जानकारी देना है, तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे कि लिम्फ नोड का क्या काम है और लिम्फेटिक चैनल वेसल्स का क्या काम है। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो कि ड्यूरा मैटर क्या है, इसको मेनिंजेज बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन होती है, कवरिंग ऑफ ब्रेन है आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फोल्ड्स, इट्स फोल्ड, इसके मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इसके 4 फोल्ड्स होते हैं, फाक्स सेरेब्राई, फाक्स सेरेबेलाई, टेंटोरियम सेरेब्राई, और इस तरह से हम लोग एक और है उसको आप देख लीजिएगा, और पूछा जाता है। तो इस तरह से ये 60 नोट आपके पूछे जाएंगे। आइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं। प्रत्येक 4 प्रश्न होंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा, इसलिए 40 नंबर का ये भी होंगे। 60 आंसर टाइप भी 40 नंबर का है, लॉन्ग आंसर टाइप भी 40 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न है गर्भ से आप क्या समझते हैं, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि का वर्णन करें। तो आपको गर्भ डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, दोनों के हिसाब से डिफाइन करना है। फिर गर्भ की परिभाषा बतानी, एक डायग्राम भी बताना पड़ेगा, प्लेसेंटा, एम्ब्रियो और ये सबसे एक तरह से अम्बिलिकल कार्ड से अटैच, बेबी को अटैच करना है, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कार्ड और एम्ब्रियो, इस तरह की चीज़ें आपको डायग्राम दिखाना है इसके गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि में। तो मासानुमासिक वृद्धि में आपको दिखाना क्या है कि प्रथम मास में किस तरह से हुई, द्वितीय मास में वृद्धि, तृतीय मास में, अगर हो सके तो चरक के सुश्रुत के साथ साथ चरक को भी याद कर लीजिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा इन 60 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, अस्थि की संख्या, प्रकार और स्वरूप लिखते हो। तो अस्थि की संख्या, तो आपको डायरेक्ट अस्थि की संख्या लिखा है, तो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप अस्थि किसे कहते हैं, अस्थि की निरुक्ति है, व्युत्पत्ति है, या अस्थि के पंचभौतिक स्वरूप है, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, चरक, सुश्रुत, अन्य आचारों के हिसाब से, प्रकार लिखेंगे, 5 प्रकार के होते हैं, और स्वरूप लिखेंगे। साथ ही साथ प्रगंड अस्थि का वर्णन करें। तो प्रगंड अस्थि का मतलब क्या होता है कि ह्यूमरस के बारे में पूछ रहा है बच्चों। प्रगंड अस्थि का मतलब क्या है, ह्यूमरस।
तो ध्यान रखिएगा कि आपको नाम हो सकता है आयुर्वेद में डायरेक्ट दे सके या उसका मॉडर्न में दे, लेकिन आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि हर एक बोन का आयुर्वेद में क्या कहते हैं, मॉडर्न में तो जानते हैं। थर्ड प्रश्न है आपका व्हाट इज़ द, तो यहाँ पर ह्यूमरस को एक्सप्लेन कैसे करना है, ह्यूमरस के इंट्रोडक्शन देना है, साइड डिटर्मिनेशन देना है, उसका 2 डायग्राम बनाना है, एंटीरियर पोस्टीरियर का एक नॉर्मल, उसका जो भी अपर एंड लोअर एंड और शैफ्ट, उसी के साथ साथ उसके मसल अटैचमेंट और अप्लाइड एस्पेक्ट बताने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि व्हाट इज द सीएफएस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में प्रश्न पूछा है, ब्रेन से संबंधित है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में बताना कि व्हाट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, सीएसएफ का फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन होता है तो साथ ही साथ उसका ड्रेनेज या सर्कुलेशन किस तरह से होता है ये आपको बताना है। ये पूरा बताया गया है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये प्रश्न बनते हैं अक्सर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फोर्थ प्रश्न है थायराइड ग्लैंड के बारे में बताना है। थायराइड ग्लैंड जो होती है ये नेक रीजन में पाई जाती है एंटीरियर एस्पेक्ट में, और इसकी सिचुएशन कहाँ स्थिति है, एक्सटेंशन इसका कितना विस्तार है, रिलेशन अर्थात इसके एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल सुपीरियर में क्या रिलेशन है, ब्लड सप्लाई अर्थात इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वेरी इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है, तो अलग अलग ब्रांच होती है सुपीरियर और इन्फीरियर की थायराइड आर्टरी की, लेकिन अलग अलग ब्रांच से इसकी सप्लाई होती है। और साथ ही साथ इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में बताना है। तो हिस्टोलॉजी जो थायराइड ग्लैंड होते हैं T3 T4 सेक्रीट करते हैं, उनमें क्या हिस्टोलॉजी, उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।